Good morning, all of you. And today I came with again Super Anchor series. And here is a collection of one type of problems where you will see how multiple concepts is used to solve different JEE level and relevant problems. The first problem is from logarithm, which is mostly appeared in the recent JEE advanced examination, as you can see in the previous years papers as well. इसलिए ये क्वेश्चन ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से लिया गया, हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं. Second question, it feels very traumatic in the first go because if you directly starts integrating it, we don't end up anywhere. So we'll see what are the tricks and techniques by which we can handle this problem. Let's move to the third problem and it's a standard problem क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इजी रहते हैं, ईजियर मीन्स लेवल का भी एडवांस में, तो हम देखेंगे इस प्रॉब्लम्स को भी कैसे सॉल्व करें. एंड दैट्स अ टेक अवे फॉर यू. लाइक डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द लाइन्स इन द पेपर्स. कुछ कुछ आपको छोटी बिल्ली भी मिलेगी, उसको भी चूहा भी मिलेगी, उसको भी सॉल्व करो, ठीक है ना, सो दैट यू कैन स्कोर ओवरऑल good number. Fourth question, we have two equations, but the beauty is we need to find the value of these five unknowns. So it feels almost impossible in the first go, like दो equations पांच unknown को solve कैसे करेंगे. But this kind of ideas is already loaded even in JEE Advanced 2024, जिसमें आप देखोगे एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन था और इंटीजर कंस्टेंट से क्वेश्चंस बनाया गया था. सो दिस इज प्रोबेबली अ मिक्स ऑफ थ्योरिफिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको दो तीन लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो इफ द प्रॉपर आइडिया हिट्स. एंड द ब्यूटी लाइज इन द कंस्टेंट ऑफ बीइंग इंटीजर. तो एबीसीडी इंटीजर वर्ड से है. फिफ्थ क्वेश्चन देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आसान ही है क्योंकि ये जस्ट एक इक्वेशन है जिसको आपको डिकोड करना है. एंड ऑल रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ आर कॉस 5 प्लस आई साइन 5. सो विल सी हाउ टू गो अबाउट इट, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक थेरिफिकेशन से क्वेश्चन है वेयर क्यूब रूट ऑफ प्लस क्यूब रूट ऑफ समथिंग इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ समथिंग. यू हैव टू फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड दिस इज फ्रॉम बेसिक मैथ्स, और फिर उस सबको ऐड करके वी नीड टू टेल द आंसर. सेवेंथ क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, देखने से ही लग रहा है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ के एंड ब्ला ब्ला फ्रॉम -1000 टू +1000. एट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने जो पीएनसी से है, एंड आई फील लाइक दिस विल बी अ टफ लेवल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ब्लाइंडली इसको इवेलुएट करने जाओगे तो आप फंस जाओगे. आप कोफिशिएंट चेक कर सकते हो 1 6 15 15 6 1, बट -1 है और 54 6 26 है, तो ये देखने में काफी इट्स नॉट एबल, वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली. और फिर हम देखेंगे इसको कैसे हम विद इन दो तीन लाइन में इस प्रॉब्लम्स को डिकोड कर सकते हैं बेसिक आइडियाज से. So that will be a major challenge. Fifth, ninth question is unique in its own kind, क्योंकि एरिया ऑफ हेक्सागन आपसे पूछा जा रहा है और जहां जो वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन है दैट इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसका मतलब अगर मैं इसको जीरो करूं तो यहां से जो मेरा रूट्स बनेगा, ठीक है, वो एक हेक्सागन क्रिएट करेगा और फिर उस हेक्सागन का एरिया आपको फाइंड किया जा रहा है. टेंथ क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को काफ़ी ही पूछा गया है मोस्ट टेस्ट सीरीज में और इवन जेईई एडवांस में इस टेक्निक्स का यूज किया गया है, जिसमें वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशंस. नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज इन द फैक्ट लाइक वी हैव टू वेरिएबल्स एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इज आउट ऑफ जेईई सिलेबस. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में ले जाना अगर आपके पास दो वेरिएबल है. सो विल ट्रांसलेट दिस क्वेश्चन इनटू ज्योमेट्री और फिर वहां से क्वेश्चन को डिगेट करेंगे. तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये देखने से थोड़ा फील आ रहा है जो शायद ये बन जाए एंड दैट मे बी प्रोबेबली विल गिव अस कॉन्फिडेंस टू टैकल अनदर प्रॉब्लम. सो चलो हम 10th क्वेश्चन से ही ट्राई करते हैं. तो इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली मैं देखूं तो फिर इसको आप डिकोड कैसे कर सकते हो. तो सबसे पहले तो ये क्लियरली दिख रहा है एक मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक साथ लाएंगे, वाई स्क्वायर को 6y के साथ ज्वाइन करेंगे, सिमिलरली एक्स स्क्वायर को 8x के साथ, वाई स्क्वायर को 4y के साथ. तो पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं. तो मैं सिंस ये मॉड इरिलीवेंट है क्योंकि ये दोनों नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन होने वाला है, सो इट डजंट मैटर वेदर यू टेक मॉड और मिस. तो ये जो मॉड साइन है ये इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन के आएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. याद रखिएगा एक एक्स्ट्रा है, सो दैट विल बिकम 18, और ये वाई स्क्वायर प्लस 6y विल गिव वाई स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 into 3, so y plus 3 whole square, y plus 3 whole square, और बचा खुचा मेरे पास 9 विल बी लेफ्ट ओवर. सिमिलरली अगर मैं इस दूसरा एक्सप्रेशन देखूं एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4x दैट विल डिमांड 4 स्क्वायर, सो विल सब्ट्रैक्ट 4 स्क्वायर. तो यहाँ मजा आया विच इज एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर देखने को मिला, और वाई स्क्वायर माइनस 4y से 4y को मैंने डिकोड किया वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2y, so we'll add 2 and subtract 2 square, so that translates somewhere to y minus 2 whole square.
ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर है यहाँ पे 1 बचा। चलो अब इससे आगे मैं देखता हूँ जो इसको मैं कैसे यहाँ से डिकोड करता हूँ। अब देखने में लग रहा है जो भाई, अब ज्योमेट्रिकली इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकली आई कैन टेल दिस रिप्रेजेंट्स maybe distance of xy from the point 1 comma minus 3. This represents distance of xy from point minus 4 comma 2. लेकिन दिस इज एक्स्ट्रा टर्म, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 9 और 1 आया, अब इसको हैंडल करना आसान नहीं है क्योंकि ज्योमेट्रिकली हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को ही एक ज्योमेट्रिकल सेंस में पिरोना होगा। तो अब थोड़ा मन में लूडो आया और मन में आइडिया आ रहा है जो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर, क्यों ना 9 को भी मैं एक थर्ड डायमेंशन में देखूं, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ सपोर्ट z माइनस थ्री होल स्क्वायर, जहाँ पे z ऑलरेडी जीरो है, राइट? ये वेरिएबल फिक्स है, इट्स अ फिक्स वेरिएबल। फिर उस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे डिकोड कर सकता हूँ x प्लस होल स्क्वायर। वाई आई एम एबल टू थिंक फॉर दैट? अब इस सोच प्रोसेस का, इस थॉट प्रोसेस का आइडियाज क्यों आ रहा है? क्योंकि दो वेरिएबल में इसको ज्योमेट्रिकली डिकोड करना यहाँ पे नामुमकिन था, इसलिए मैंने तीन वेरिएबल में ले गया एक जेड को इंट्रोड्यूस करके। तो उसको फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जेड प्लस वन होल स्क्वायर, चाहो तो जेड माइनस वन होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं प्लस और माइनस वन क्या रखूँ? अब देखो, अब मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ। अब जेड का वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है, जेड का वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, जेड का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है? आपका जो पॉइंट होगा जेड जीरो मीन्स एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये याद रखना, जेड जीरो रिप्रेजेंट करते हैं ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स। अब इस प्रॉब्लम को मैं डिकोड करूं, सो इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई जेड। अब देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक्स माइनस गोलू स्क्वायर, वाई माइनस बोलू स्क्वायर एंड जेड माइनस छोलू स्क्वायर। तो ये 1 कॉमा माइनस थ्री कॉमा थ्री, इससे डिस्टेंस है पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन प्लस ये क्या डिस्टेंस बता रहा है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का ही डिस्टेंस, कहाँ से? माइनस फोर से, क्योंकि वी कैन राइट एक्स माइनस माइनस फोर है होल स्क्वायर, इट्स नॉट फोर, और टू से, और ये माइनस वन से, ठीक है। अब मुझे ये सम ऑफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, वेयर वी ऑलरेडी नो जेड का कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो, जेड जीरो है मतलब एक्स वाई प्लेन पे। So this is basically minimizing the expression equivalent to minimizing the sum of distance from a point to these 2 points with constraint the point must lie on z axis। ये जो point है मेरा वेरिएबल पॉइंट p, this must lie on z axis, और in other word x y। ऐसा क्यों? क्योंकि z कोऑर्डिनेट जीरो दे रखा। तो अब तो ये बहुत आसान ही प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि क्लियरली मिनिमम सम विल बी अचीवेबल बाय प्लेसिंग द पॉइंट ऑन द सेगमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ से बना 1 माइनस थ्री थ्री, और एक दूसरा पॉइंट बना माइनस फोर टू एंड माइनस वन। अब देख सकते हो क्लियरली ये एक्स वाई प्लेन जो है, मान लो मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, तो वो दोनों के सेम साइड में नहीं है। अब एक्स वाई प्लेन के सेम साइड में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप जेड इक्वल टू जीरो देखोगे तो एक पॉजिटिव जेड कोऑर्डिनेट है, यहाँ से आप देख सकते हो इसका जेड का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और दूसरा जेड का कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड है of this xy plane, and that's the reason we have not taken it minus 4 2 and 1, rather we have taken decoded it according to our convenience minus 4 2 and minus 1। अगर तुम माइनस फोर टू वन लोगे तो दोनों सेम साइड हो जाएगा, इस प्लेन के सेम साइड हो जाएगा। तो वहां से भी तुमको मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते थे? अगर मान लो ये पॉइंट ए और बी है, तो फिर अब इसको टच करते हुए मिनिमम डिस्टेंस है, सो बेसिकली यू कैन रिफ्लेक्ट अ पॉइंट ए डैश, और फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एनी पॉइंट पी ऑन द एक्स वाई प्लेन और बी विल बी सेम एज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए डैश पी एंड बी, और इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा जस्ट ए डैश एंड बी, ए डैश एंड बी, दैट विल गिव द सेम आंसर एज दिस। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको वन लेके भी करे तो सेम ही आंसर आएगा, जैसे आपको रिफ्लेक्ट करना होगा ये रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल से, कि ये प्लस ये विल बी सेम एज रिफ्लेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इट नेगेटिव कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से तो आप क्लियरली अगर पॉइंट पी इस पे वॉक कर रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू क्या होगा ट्रायंगल इक्वालिटी से? ए पी प्लस पी बी, मैं यहाँ पे देखूँ ए पी प्लस पी बी, दैट विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू ए बी, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है दैट विल बी ए बी, और ये अचीवेबल कब होगा? दैट विल बी अचीव्ड व्हेन वी हैव दिस लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, अब पॉइंट पी एग्जैक्टली इस लाइन पे होगा। तो फिर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस आया डी मिनिमम दैट इज नथिंग बट रूट ओवर 1 माइनस फोर, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 50 और
16, so root over 66, and that's the answer for this problem. And corresponding to which point we'll get, वो भी सिंपल है, क्योंकि आप सिंपली ये पॉइंट लिख सकते हो, सपोज इस लाइन का इक्वेशन लिख लो और उसमें जेड कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो। तो अगर कोई बच्चा चाहे वो पॉइंट निकालना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस माइनस 4 तो 5 इज y प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 5 इक्वल टू जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसमें जेड कोऑर्डिनेट को आप जीरो कर दीजिए। जैसे ही मैं जेड को जीरो करूंगा तो यहाँ से x का वैल्यू ले आओगे, -3/4 ही टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वन जो है -15/4 आ गया, एंड दैट विल गिव x एज 1 -15/4 -11/4, एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट y एस पी। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को प्रॉब्लम से मिला। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 वेरिएबल, मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स जो है वो 2 वेरिएबल में देते हैं, जिसमें ये कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी दैट विल बी एडजस्टेड इन दिस एक्सप्रेशन। तो मान लो अगर ये 9 और 1 नहीं होता, तब तो तुम डायरेक्टली 2D में सोच सकते थे। ठीक है, तब ये R2 का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये देखो ये प्रॉब्लम को कैसे मैंने R3 में ले गया, 3 डायमेंशन में, जबकि क्वेश्चन जो है वो 2 ही वेरिएबल में। तो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली आप मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्टली यू कैन टैकल द प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया कि पहले आसान दिखने वाले प्रॉब्लम्स को अटैक करेंगे, जिसका आइडिया थोड़ा मोड़ा मुझे पता है, एंड देन विल अटैक द प्रॉब्लम्स विद आइडिया। तो दूसरे क्वेश्चंस लॉगरिथम के दुनिया से है। सबसे पहले बोल रखा है a ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक्स वाई पॉजिटिव है और एक इनइक्वालिटी दे रखा है। अब प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट log ax log ay log ay log ax log ax log ay। तो यहाँ पे भर भर के log ax एंड log ay इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो हम क्यों ना इन द बिगिनिंग वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज u and v। अब इससे फायदा क्या होगा, साइड क्वेश्चन देखने में आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन बिकम्स u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तुम सेपरेट कर लो, log a x स्क्वायर प्लस log a y स्क्वायर, दैट विल बी -2u -2v इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा b ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम देखते हैं अब ये क्या रेस्ट्रिक्शंस को बता रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए log a x, अगर मेरा x पॉजिटिव है और a 1 से बड़ा है, तो मान लो ऐसा कुछ है जैसे log 2x टाइप का ग्राफ है, ठीक है ना, तो आपको पता है ये ग्राफ ऐसा होगा। तो x अगर फ्रैक्शन होगा तब तो ये नेगेटिव होगा, और x अगर 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब इसका रेंज जो है वो रियल नंबर होगा, राइट, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी ले सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था A2 का, ए इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 10, 2019, 21 कुछ भी हो सकता है। तो अब इस दोनों कांस्टेंट को कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे फिर सर्कल वाला फीलिंग आ रहा है, फिर से परफेक्ट स्क्वायर वाला, यू स्क्वायर -2u को एक साथ रखो, बी स्क्वायर -2b लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको मैं डिकोड कर सकता हूँ u -1 होल स्क्वायर प्लस b -1 होल स्क्वायर। ठीक, तो फिर ये क्या जाएगा, अब 2 चूंकि मैंने ऐड किया है उधर, तो उधर भी ऐड करना होगा, तो लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास एक कंस्टेंट आ गया, और दूसरा कंस्टेंट है v ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ हाउ ज्योमेट्रिकली वी कैन ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन दिस टू कांस्टेंट हमको ये क्या पूछ रहा है, रेंज ऑफ log a x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो log a x स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस वाई, log a स्क्वायर वाई। इसका मतलब अपने से पूछा जा रहा है 2u प्लस बी। अगर मैं क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में देखूं तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया, वी हैव दिस कंस्टेंट एंड बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। अब ये एलपीपी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग टाइप का, ठीक है ना, मतलब ये देखो नाइस ब्लेंड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से दिख रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले ये जो कंस्टेंट है ये किस चीज को बता रहा है, इट्स अ सर्कल जो कि 1 1 पे सेंटर्ड है और रेडियस 2 है, ठीक है। अब ये बताओ, जो ये अपर हाफ का सेमी सर्कल है या फिर लोअर हाफ का है, और v इज ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं इसको u v एक्सिस पे प्लॉट करूँ तो मैं ये u एक्सिस है और ये v एक्सिस है, और v मेरा 1 से बड़ा है, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है ये 1 से बड़ा है, तो मेरे पास सर्कल जो होगा वो कुछ इस टाइप का देखिए, राइट। वाई एम टेकिंग अपर हाफ क्योंकि v जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं ये पूरे नीचे वाला देखूं तो इसके लिए v इज लेस देन 1, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कार्डिंग द लोअर। मेरे पास सिर्फ ऊपर पार्ट वाला जो होगा सर्कल का सेमी सर्कुलर रीजन मिलता है।
अब बेस्ड ऑन दिस कंस्टेंट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 2u प्लस बी का रेंज। तो अब तुम ऐसे सोचो 2u प्लस बी मान लो कोई भी वैल्यू लेमडा है, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू लेमडा, मतलब यू बी एक्सिस पे। अगर आपको यू बी एक्सिस को फील करने में दिक्कत हो रहा है तो एग्जाम में आप इमीडिएटली क्या करो, इसको एक्स वाई मान लो। तो इंस्टेड ऑफ यू मान लो तुम, अगर ये एक्स था तो वी हैव इक्वेशन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, that will be easier to visualize it. Our brain is used to that, and y is greater than or equal to 1. Based on this restrictions 2x plus y को ऑप्टिमाइज करना है। तब 2x प्लस वाई को मैंने लेमडा मान लिया। अब देखो ये एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है -2, तो अगर मैं -2 वाला स्लोप लूँ, -2 वाला स्लोप से बहुत सारा लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करोगे तो एक इस कॉर्नर से ही पास करेगा, ऐसा बहुत सारा लाइन होगा, ठीक है। अब सवाल है जो मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू मीन्स वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा मीन चाहिए एंड लेमडा मैक्स चाहिए। नाउ व्हाट इज लेमडा? देखो व्हेन x इज 0 इट्स बेसिकली y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब मुझको मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट चाहिए कोई भी इस लाइन से, ठीक है ना, मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट चाहिए सो दैट एक्स वाई जो है सर्कल पे है। तो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ से क्लियरली देख सकते हो फॉर अ गिवन स्लोप मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट आने वाला है जब ये लाइन जो होगा वो टेंजेंट होगा ये सेमी सर्कल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लेमडा मिलेगा वो लेमडा मैक्स मिलेगा, क्योंकि ये देखो ये जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट कब आएगा, मिनिमम जब ये कॉर्नर पे होगा, क्योंकि इसके बाद तो वो एक्स वाई जो है वो इस कंस्टेंट को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये सेमी सर्कल का। एक्स वाई सेमी सर्कुलर रीजन का भी हिस्सा होना चाहिए, इसका भी हिस्सा होना चाहिए, right? तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो करस्पॉन्डिंग टू टेंजेंशियल केस आएगा और करस्पॉन्डिंग टू ये स्पेशल केस आएगा। तो फिर से मैं इसको एक वाइट लाइन से बोल दूं, सो दिस इज वन एक्सट्रीम केस ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज अनदर एक्सट्रीम केस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ से जो बनने वाला है ये अनदर एक्सट्रीम केस। तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट यहाँ से क्या बन के मिला, जो कॉर्नर पॉइंट में ना लोअर कॉर्नर ये -1,1 है, और टेंजेंस वाले का लार्जेस्ट विल अकर व्हेन द स्लोप ऑफ -2 टेंजेंट टू सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से -1,1 अगर डालोगे तो -2 और +1, तो लेमडा का वैल्यू आ गया -1। लेमडा मीन जो मिलेगा वो तुम्हारा -1 होगा। लेमडा मैक्स जो मिलने वाला है जब वो लाइन टेंजेंट हो जाए। तो अब बताओ अगर ये टेंजेंट है तो लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस, सो रेडियस 2 है। तो चलो अब मैं इसको मैक्सिमम निकालने का यहाँ पे प्रयास कर लेते हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस 2 + एक्स वाई का 1,1 से जो डिस्टेंस होना चाहिए 2x + y माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये मेरे पास 2 होना चाहिए। तो जस्ट यूज 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 + 1 माइनस लेमडा बाई √5। यहाँ से आ गया 3 माइनस लेमडा का मॉड इज 2√5, सो 3 और लेमडा -3 इक्वल टू ±2√5। दो वैल्यू आएंगे अपने पास, लेमडा इज 3 + 2√5 और लेमडा इज 3 - 2√5। अब 3 - 2√5 को मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द केस जब ये सेमी सर्कल का लोअर वाला हिस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन वो डोमेन में ही नहीं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड। लेमडा मैक्स जो मेरे पास आएगा वो 3 + 2√5 आएगा। हेंस आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज -1 to 3 + 2√5, दैट्स द एंड बोथ वैल्यू इज अटेनेबल। अब तुम कैसे बोल सकते हो इसके बीच का कोई भी वैल्यू अटेनेबल है, क्योंकि देखो जब तुम लाइन को चेंज करो तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट जहाँ पे एक पर्टिकुलर लेमडा भी आएगा, देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट जहाँ पे पर्टिकुलर लेमडा आएगा। इसके बाद से जैसे ये लेमडा लाने के लिए एक ही पॉइंट है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था जो कि कॉर्नर पॉइंट और मेथड्स और ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल जो कि जेई मेंस के भी सिलेबस में है और एडवांस में डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन योर सिलेबस, जिससे इस प्रॉब्लम को डिजाइन किया गया था। चलो हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं और ये ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आप देखने से ही बोल सकते हो जो भाई कुछ तगड़ा काम होने वाला है इस प्रॉब्लम से। क्या काम होने वाला है, एक तुम इसको ब्लाइंडली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि x4 x है तो इंटीग्रेशन गया। अब दूसरा देखो क्या, अब तो आइडिया लगाना होगा क्या ये दोनों में कोई कनेक्शन है। तो सबसे पहले आपको देख के अगर मैं पहले को डिकोड करूँ तो अगर मान लो मैं एलसीएम ले लूँ तो नीचे 2x जाने वाला है, ऊपर 1 + 4x माइनस 4x³ जाने वाला है, राइट। और दूसरा एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ x4 - 4x + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है, देखो कुछ इन्वर्स वाला चक्कर तो नहीं है,
क्योंकि यूजुअली इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जब एक फंक्शन एफ दिया हुआ हो, एक जी दिया हुआ हो, आपका पहला और एफ और जी इंटीग्रेबल नहीं हो, तो आपका फर्स्ट आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं तो एक दूसरे का इन्वर्स बन रहा है। और ध्यान देना -1/2x भी एक्स्ट्रा बैठा हुआ वहाँ पे, तो उसको भी मैं चेक करूंगा। अब इन्वर्स के लिए पहले हिंट क्या है, हम उस डायरेक्शन में कैसे सोचें, तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से तुमको थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा। मान लो अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 डाल दूँ, ठीक है, तो अगर मैं x को टेंडिंग टू 0 डाल दूँ यहाँ पे, तो फिर मेरे पास जो इसका वैल्यू है ये तो इन्फिनिटी पे चले जाएगा, 0 पे 1 नहीं आया। यहाँ पे अगर मैं 0 डाल दूँ तो ये वैल्यू 1 आएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं 1 डाल दूँ, इसमें अगर मैं 1 डालूँ तो ये कितना जाएगा, हाफ। और इसमें अगर तुम 0 डालो तो आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें 0 डालने से 1 आ रहा है, मतलब ये चेक करो, ऐसा तो नहीं इसमें 0 डालने से डायरेक्टली ये 1 आ रहा है और इसमें 1 डालने से वो 0 आया है, तब तो एक दूसरे का इन्वर्स होने का हाई चांस है। तो वो थॉट प्रोसेस मैंने यहाँ पे चेक किया, राइट। तो अब चलो, अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लो, अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन को, क्योंकि अब होप लग रहा है, ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को √1 प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो इन्वर्स वाला फंडा और दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा ताम झाम करके मैं भी शायद वो आ जाए। ठीक, तो अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को यहाँ से एफ ऑफ एक्स डाल दूँ, तो फिर क्लियरली नो चांस है, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये जो होने वाला है वो एफ 0 जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर अब हम क्या काम करें जो मेरा जिंदगी 0 से 1 में दे, तो शायद अब इसका यूज करना होगा इस एक्सप्रेशन में। चलो उसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके साथ आई होप द आइडिया इज क्लियर, जो कैसे हम थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले फिर से मैं रिकैप करता हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में इसको एक एक्सप्रेशन लूँ तो वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है डायरेक्ट कनेक्शन एफ और जी का इन्वर्स वाला, तो शायद क्यों, क्योंकि 0 पे ये टर्म खुद अनडिफाइंड हो रहा है। इसको डिफाइन होने के लिए शायद मुझे लिमिटिंग केस में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आइडिया लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि ऊपर वाला एक्सप्रेशन 1 + 4x - 4x³ था, जो कि 0 पे इन्फिनिटी जा रहा था, और ये भी -1/2x को एक साथ ले लें तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो हो सकता है ये फाइनाइट देके मतलब ये चीज़ का वैल्यू 1 आ जा रहा है। अब ऐसा में फाइनाइट देके 1 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं दूसरे एक्सप्रेशन को देख लूँ, इसको एक साथ रख लूँ, और x4 - 4x + 4 और ये डिवाइडेड बाई 2 जो है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो x 0 पे वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, और ये एक्सप्रेशन x1 पे क्या दे रहा है, x1 पे आप देखिए हाफ माइनस हाफ 0 दे रहा है। अच्छा, मतलब अब ये दोनों एक इन्वर्स वाला फीलिंग दे रहा है। सिमिलरली ये चीज़ 1 पे क्या दे रहा है, ये चीज़ 1 पे तुम्हारा दे रहा है हाफ, और ये हाफ पे क्या दे रहा है वो तुम चेक कर सकते हो। तो अगर x का वैल्यू मैं हाफ रखूँ तो 1 प्लस वो 2 दे देगा, -4/8 हाफ, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 -1, तो 3 माइनस हाफ, तो √5/2 -1, कुछ और वैल्यू दे रखा है, राइट। और अब आप देख सकते हो अगर x में 0 रखूँ, x यहाँ पे 0 रखूँ, क्योंकि ये 1 पे क्या दे रहा है, x 1 रखने पे ये दे रहा है हाफ, अगर x में यहाँ पे हाफ रखूँ तो या तो वो 1 देना चाहिए, ठीक। अगर x में 0 रखूँ तो फिर लॉपिटल से मैं इसका लिमिट कैलकुलेट कर सकता हूँ, लॉपिटल से इसका लिमिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब वो हिंट दे रखा है, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानूँ तो व्हाट इज एफ डैश एक्स, आप ध्यान से दीजिए, एफ डैश एक्स जो मेरा होने वाला है वो, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो वो तुम्हारे पास आएगा 1 + 4x - 4x³ -1/2x, इसका डेरिवेटिव, राइट। और ये चीज़ अगर मैं यहाँ से देखूँ तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले को छोड़ो, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो -x² + √x4 - 4x + 4 डिवाइडेड बाई 2 बनने वाला है। तो मेरा पूरे का पूरा क्वेश्चन जो हो गया, तो देखो एफ डैश एक्स जो है वो ऐसा बन गया,
अब इससे एक बहुत ही शानदार चीज आ गया, जो अपने पास ये एक्सप्रेशंस ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो फिर द गिवन क्वेश्चन बिकम्स 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये एफ इनवर्स एक्स डी एक्स आ गया। एफ इनवर्स एक्स डी एक्स कहाँ से, एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 1 तक, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 0 पे यहाँ पे 1 आ गया और एफ ऑफ 1 पे तुम देख सकते हो 0 आ गया। और प्लस जो लास्ट में बचा वो 1 से 0 में एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स बता सकता हूँ, ये है ना। तो और यहाँ तक जो अब आंसर आया मेरा 1 टाइम्स एफ 1 0 टाइम्स एफ 0 फ्रॉम द स्टैंडर्ड आई टी एफ। और तुम इसको एफ इनवर्स एक्स को टी करके भी कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में किया है। और ये एक्सप्रेशन जो आया वो आ जाएगा तुम्हारे पास -1/6, राइट, x³/3 -1/6। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आया वो आ गया एफ ऑफ 1 -1/6। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू आप देख सकते हो, ये हाफ माइनस हाफ 0 है, तो आंसर इज -1/6। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि बता रहा था जो आप कैसे इन्वर्स वाले आइडिया को पहचान सकते हो इस दोस्त में। इसमें इन्वर्स के आइडिया को डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे x को अगर 0 रखता तो अनडिफाइन होता है, इसलिए मैं अनडिफाइन एक और अनडिफाइन लाया। अब वो बता रहा है x0 रखने पे कुछ आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो जो करस्पॉन्डिंग टू x वो आउटपुट पे ये इनपुट दे देगा, तो एक दूसरे का इन्वर्स यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस टर्म को हम सेपरेटली हैंडल किए एंड देन वी डिड दिस प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल k बिलोंग्स टू r सच दैट ये गिवन कंस्ट्रेंट जो है वो वैलिड है। अब ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली मॉड का यूज़ कैसे करने वाले हो। सो व्हाट वी कैन डू इज डायरेक्टली मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ, मॉड x1 प्लस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड x1 माइनस मॉड x2, जो दो होने वाला है। अब मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू 4। अब देखो, अब मॉड x1 और मॉड x2 ये कैसे ओपन हो, अब दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। आप मॉड को कैसे ओपन करोगे, इसको पॉजिटिव से ओपन करोगे या फिर नेगेटिव से ओपन करोगे, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो चूंकि x1 x2 जो है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स जो है वो -k² 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स जो है वो k-2 है। अब k रियल है तो ये तो पक्का हो गया लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x1 x2 जो है अपोजिट साइन का है, राइट। तो मैं यहाँ पे -4 भी हो, अब यहाँ पे अभी भी मैं इसको x1 को प्लस x1 ओपन करूँ, इसको -x2 और इसको -x1 करूँ, इसको प्लस x2, एनीवे स्क्वायर के बाद ये सेम ही आएगा। ये तो आप ऐसे सोच सकते हो, और मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर मॉड x1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड x2 का होल स्क्वायर -2 मॉड x1 x2, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर में लिख दो +4। अब मॉड का चक्कर ही गया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर -2 मॉड x1 x2। अब सब वैल्यू अपने पास दिया गया है, राइट। तो इसको फिर से लिख दो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab और ये -2 मॉड x1 x2 इक्वल टू 4। तो ये हो गया तुम्हारे पास k-2 होल स्क्वायर प्लस k² माइनस मॉड k² इक्वल टू k-2 होल स्क्वायर। ये है ना, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, दिस विल ओपन एज k²2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, जस्ट मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब k-2 का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 4 है, तो फिर k का वैल्यू जो होगा अपने पास दो वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो मिलेगा x1 x2 का वो बनने वाला है -2, 0, और k का जो वैल्यू आएगा वो अपने पास 0 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन सेट x1 x2 का क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग टू अदर वैल्यू ऑफ 1 + √5 तो ये आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें मॉड को कैसे हैंडल करते हैं वो आपको चेक कर रहा था, ठीक। अपोजिट साइन से तुम चाहो तो ऐसे कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर -4ab डायरेक्टली ओपन कर। चलो फोर्थ क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं इसको कैसे अटैक करते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस दोनों इक्वेशंस में एक पैटर्न ढूंढ लो।
तो देखो 2 टाइम्स ऑफ पहले तो दिख रहा है समथिंग ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग टाइम्स ए 2 टाइम्स ऑफ बी फिर वो समथिंग ए स्क्वायर प्लस सी। तो अगर मैं देखूँ 2 टाइम्स ऑफ समथिंग ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समथिंग ए प्लस 2b प्लस समथिंग ए स्क्वायर सी प्लस समथिंग b प्लस e, दिस इज द फैशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सो मोमेंट यू लुक एट द प्रॉब्लम लग रहा है फर्स्ट इक्वेशन का ड्रेसअप इस फॉर्म। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिख रहा है क्या 2 टाइम्स ऑफ समथिंग स्क्वायर। तो अगर मैं 2 टाइम्स लूँ तो बच जाएगा 25/2 रूट 5i। अब अगर ये किसी चीज़ का स्क्वायर होगा गोलू का स्क्वायर तो गोलू इज रूट ओवर दिस रूट 2 आएगा, तो उस फैशन में तो नहीं है क्लियरली। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2b प्लस एक्स स्क्वायर सी प्लस एक्स डी प्लस ई के फॉर्म में इस इक्वेशन को देखना चाहूँ तो दैट विल नॉट बी अ नाइस आइडिया। चलो अब दूसरा आइडिया क्या है, अब यहाँ पे 25 और 5 है, यहाँ 2 और रूट 2 है, फिर यहाँ 25 है, मतलब जो कुछ यहाँ होगा सेम रिदम शुड बी हियर, सेम रिदम शुड बी हियर, सेम रिदम शुड बी हियर। ठीक है, तो ई और ई तो दिख रहा है, यहाँ पे रूट 5 आई डी रूट 2 डी, मतलब समथिंग डी वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट इन दिस प्रॉब्लम्स। आप दोनों एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करो। okay, so that both expression you can like address in the same feeling with the same structure। तो एक तो पता चल गया, और यहां से भी देखो c टाइम्स ऑफ समथिंग स्क्वायर और c टाइम्स ऑफ, तो उल्टा अगर हम देखेंगे ना तो शायद वो हिंट मिल सकता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली। अब -5 को मैं क्या देख सकता हूँ, अब देखो हिंट यहाँ पे दिख रहा है रूट 5 है, तो -5 को क्या लिख सकते हैं रूट 5i होल स्क्वायर। तो पीछे से यहाँ तक तो पता चल गया, जो कोई अगर मैं पीछे से देखूँ तो e टाइम्स ऑफ समथिंग एक्स डी, और फिर यहाँ पे लिख रहा है एक्स स्क्वायर सी, इस टाइप का एक फीलिंग तो दिख रहा है, राइट। अब नेक्स्ट हमको चाहिए बी टाइम्स समथिंग, तो बी टाइम्स, अब तुम यहाँ से पैटर्न भी चेक कर सकते हो। पहला जो इक्वेशंस बना, दोनों इक्वेशन को मैं एक सिंगल पैकेट में कैसे लिख सकता हूँ, ई टाइम्स एक्स डी एक्स स्क्वायर, तो बी टाइम्स ऑफ समथिंग क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। अगर मैं एक्स क्यूब लूँ तो वहाँ ऊपर से हिंट आ रहा है एक्स क्यूब 2 और पीछे से हिंट आ रहा है एक्स क्यूब इज -5 रूट 5i। अच्छा, दोनों लाइफ सेट कर रहा है क्योंकि एक्स क्यूब 2 मतलब 2 का पावर 1/3 और एक्स क्यूब -5 रूट 5i बताया रूट 5i का होल क्यूब होगा, रूट 5i का होल क्यूब कितना होगा, ये 5 रूट 5 और आई क्यूब दे देगा माइनस है, तो लाइफ सेट हो गया। दिस इज बी टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। अब नेक्स्ट मेरा x4 है, तो x4 क्या हो जाएगा, अब a टाइम्स ऑफ, तो मैं तो पहले आप गैस ही कर दूंगा a टाइम्स ऑफ x4, देखते हैं x का वैल्यू थर्ड रूट 2 दूंगा, उसका पावर 4, यस एग्जैक्टली ये है, और रूट 5i का पावर 4 जो होगा, रूट 5i का पावर 4 हो जाएगा रूट 5 स्क्वायर का स्क्वायर और i का पावर 4 1, तो यह जाएगा 25। ओह नाइस कूल। और फिर मेरा फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए उसको x का पावर 5 होना चाहिए, यही अभी हिंट मिल रहा है, वेयर x इक्वल टू थर्ड रूट 2 अगर दें तो इसका पावर ऑफ 5 क्या ये बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ थर्ड रूट 2 होल स्क्वायर, यस बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ थर्ड रूट 2 का होल क्यूब, तो ये देखो थर्ड रूट 2 का होल 5 हो गया। इसको भी लिख सकते हो रूट 5i का पावर 4 जो कि 25 हो गया, यहाँ से भी देखिए, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा रूट 5i का पावर 5। तो अब देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिकोड हो गया। तो बोथ एक्सप्रेशंस को वी कैन पैकेज इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल कैप्सूल में। अब मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट एक्सप्रेशन विल कम व्हेन x इक्वल टू थर्ड रूट 2, मतलब थर्ड रूट 2 इसका रूट है और दूसरा रूट है रूट 5i। ध्यान दीजिएगा a b c d e जो है वो इंटीजर वर्ल्ड से बिलोंग करता है। अब अगर a b c d e इंटीजर है, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन का एक रूट्स है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट थर्ड रूट 2 है, तो ये तो पक्का हो गया जो एक्स क्यूब माइनस 2 जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से। एक्स क्यूब माइनस 2 जो होगा दैट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, वेयर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर पी ऑफ एक्स लें। सिमिलरली रूट 5i, अगर x इक्वल टू रूट 5i इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर विल बी 5i स्क्वायर, एक्स स्क्वायर विल बी -5, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के बदले -5 डालने से जीरो हो जाएगा,
इसका मतलब ये भी मैं बोल सकता हूँ फैक्टर थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं ये बोल पा रहा हूँ क्योंकि देखो सबसे पहले √5i जो है वो इसको जीरो कर रहा है, तो फैक्टर थ्योरम से ABCD अगर इंटीजर है तो दैट्स मोर स्ट्रॉन्ग कंस्टेंट। अगर ABCD रियल होता तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कॉफिशिएंट, ठीक है ना, तो फिर मैं ये बोल सकता था एक्स स्क्वायर प्लस 5 फैक्टर है। अगर रैशनल होता है इरेशनल होता है, चूंकि ये इंटीजर का कांस्टेंट है तो यहाँ से तो मैं पक्का बोल सकता हूँ x³ - 2 और x² + 5 जो होगा वो डेफिनेटली फैक्टर है इसका। ठीक, और ये काफी इंट्यूटिव है क्योंकि आप इसको बिना एब्सट्रैक्ट अलजेब्रा के भी बोल सकते हो सिंपली। तो अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ पी एक्स का 5 डिग्री का फैक्टर तो हमको मिल ही गया है x³ - 2 और x² + 5, और चूंकि मेरा पी एक्स 5 डिग्री का ही पॉलिनोमियल है तो इसके अलावा फैक्टर बन ही नहीं सकता है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो अगर मैं इसको लेमडा दे दूं तो लेमडा को 1 होना ही होगा। तो मेरे पास जो पी एक्स फाइनली बना, मल्टीप्लाई कर दीजिए x5 प्लस 5x³ - 2x² और -10। अब इसको दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शंस, वी कांट हैव एनी साई एक्स हैज टू बी 1, तो ऑलरेडी 5 डिग्री बन चुका है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो a + b + c + d + e और +1 इज नथिंग बट p of 1, राइट। सो स्मॉल p of 1, मॉड p of 1 क्या है, 1 डाल दीजिए, 6 - 2, 6 - 2 -10, ये आ जाएगा -6। ठीक, तो इसका मॉड का वैल्यू कितना आ जाएगा, तुमसे पूछा जा रहा है, ये हो गया 6, तो ये क्वांटिटी जो तुम्हारा आ गया a + b + c + d + e। ठीक है, आप तुम यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो, 0.5 - 2 + 6, तो ये -7 आ गया ना, ये आ जाएगा -7। अब कोई बच्चा बोलेगा ये 5 क्यों नहीं आया, अरे भाई देखो यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी लॉक्ड है, ऐसा नहीं जो मॉड ऑफ ये +1 6 है तो ये +-6 रहेगा तो दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब देखो एक वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है, एक वैल्यू क्या आ गया, कंपेयर करो इस इक्वेशन को x5 का कोफिशिएंट से x4, तो a का वैल्यू 0 आ गया, फिर b5 आ गया, c -2 आ गया, d 0 आ गया और e -10 आ गया। अब सबको जोड़ दो, इस सबका समेशन जो है वो माइनस। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि देखो आप कैसे फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पे और इंटीग्रल रूट थ्योरम पे आधारित था। अब कोई बच्चा बोलेगा आप कैसे बोल सकते हैं x³ - 2 इसका फैक्टर होगा ही। चलो मान लो तुम x³ - 3 इसका फैक्टर नहीं है, सपोज x³ - 3 इसका फैक्टर नहीं है, तो तुम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन दे सकते हो। अब आपको पता है x = √3 जो है इसको मारना होगा, तो ये तो पक्का है जो इसका फैक्टर एक होगा x - √2 इंटू कोई पॉलिनोमियल होगा 5x 4 डिग्री टाइप का, ठीक है ना, तुम बोल रहे हो x³ - 2 फैक्टर नहीं है तो इस तरह का फैक्टर होगा। अब इसका कोफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करे कुछ 4 डिग्री से, x4 प्लस समथिंग x³, तो अब इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर होने के लिए कोफिशिएंट्स ABC इंटीजर होने के लिए √2 वाला टर्म को ऐसे भी बाहर फेंकना होगा, तो इसका कंजुगेट पेयर जो होगा वो डेफिनेटली आना होगा, क्योंकि अगर ये इरेशनल रूट √2 अगर सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास रेशनल टर्म है, तो कभी भी ABCD इंटीजर नहीं बन सकता है। उस लॉजिक से भी आप बोल सकते हो जो इसका मिनिमम पॉलिनोमियल है जो इसको डिवाइड करेगा इसको, वो x³ - 2 होगा। सिमिलरली √5i के केस में मिनिमम पॉलिनोमियल जो है जो डिवाइड करेगा वो x² + 5, तो वो लॉजिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 की दुनिया में अगर हम इंटर करें तो ये देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन शायद क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले प्रोडक्ट को डिकोड कर लेते हैं। के 0 से 2n पूछ रहा है, n 1 से 25 है, तो के अगर मान लो n का वैल्यू अगर 1 लूँ तो फिर सिग्मा के = 0 से 2 हो जाएगा, -1 का पावर के x का पावर के 0 रखो, -1 का पावर 0 x का पावर 0, 1 रखो, खुद ही प्रेम से क्वेश्चन को करो, 2 रखो x², तो क्वेश्चन जो आपका बन गया इधर से x² - x + 1 बन गया के n1 पे, फिर n अगर 2 लोगे, चलो 2 के पे भी देख लेते हैं, तो सिग्मा के = 0 से 4 आने वाला है, x का पावर के 0 रखोगे तो x का पावर 0, 1 रखोगे तो -1 x, 2 रखोगे -1 होल स्क्वायर x²,
फिर रखोगे होल क्यूब, तो अब आपको दिख रहा है 4x4। ये बनने वाला है तुम्हारे पास x4 माइनस एक्स क्यूब, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन जनरेट कर। तो अब मैं बोल सकता हूँ तो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन जो आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दूसरा x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ऐसे करते करते एक दिन आएगा दिस इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन राइट। आप क्या कर सकते हो, अब ये दिखा दिखा हुआ फॉर्म लिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स क्यूब प्लस वन हो जाएगा। इसको अगर मैं x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स फाइव प्लस वन हो जाएगा। इसको अगर मैं x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स 55 प्लस वन हो जाएगा। अब देखो कैसे, अगर तुम x4 माइनस एक्स क्यूब, इसको अगर x प्लस वन देखने से ही लग रहा है फैक्टर है, तो क्या होगा, x x4 से कोलाइड करेगा, x5 आएगा, फिर ये x4 देगा, x क्यूब देगा माइनस एक्स का। लेकिन अब वन के साथ वो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो देखो आपस में एक दूसरे को AK-47 से उड़ा देगा। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा ना, माइनस एक्स, आप देख सकते हो एक्स क्यूब को उड़ाएगा, एक्स स्क्वायर को उड़ाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनली बच जाएगा तुम्हारे पास वो x5 प्लस वन ही बचेगा। x4 को भी उड़ा रहा है भाई कौन, हाँ 1x4 को उड़ाएगा, यहाँ पे x4 और माइनस एक्स बचा, वो प्लस एक्स को उड़ाएगा। तो फाइनली मेरे पास x प्लस वन, क्योंकि जो भी यहाँ से x के साथ जो भी डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे एक हायर डिग्री प्रोड्यूस होगा x का पावर k प्लस वन के साथ वही डिग्री कैंसिल कर देगा। तो फिर अगर मैं x प्लस वन टू द पावर 50 से, राइट 25 से, यहाँ पे कितना टर्म है, दो चार करके 25 टर्म। अगर हम इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन, x5 प्लस वन से लेके x51 प्लस वन। नाउ दैट्स अ मोर कूल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सीइंग इट्स रूट्स। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये थर्ड रूट ऑफ माइनस वन है, ये फिफ्थ रूट ऑफ माइनस वन है, ये 51th रूट ऑफ माइनस वन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो एंगल का आएगा वो करस्पॉन्डिंग टू 51th रूट ऑफ माइनस वन आएगा, वो आएगा पाई बाई 51, हाफ द एंगल बिटवीन रूट्स। तो फाइनली मेरा आंसर जो आया वो आया पाई बाई 51। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको बस ये फील करना था, जो एक्स का पावर अगर मान लो 8 है माइनस एक्स का पावर, ठीक है ना, 7 है प्लस एक्स का पावर 6 है, तो इसको अगर आप एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देते हो ये बनेगा एक्स का पावर 9 प्लस। बाय फैक्टर थ्योरम भी इसको आप फील कर सकते हो, क्योंकि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये मर रहा है तो ये भी मर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन शायद आप बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले ब्लाइंडली तो दोनों साइड तुमको क्यूब करना चाहोगे, लेकिन एक ऑब्जर्व करो, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म देखो आपस में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं ऐड कर दूं, अंदर वाले टर्म का एडिशन जो है वो लास्ट टर्म है, राइट, तो एक्स इसका माइनस थ्री। तो फिर क्या आया, हम बोल सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन थर्ड रूट ऑफ ए प्लस थर्ड रूट ऑफ बी थर्ड रूट ऑफ सी, लेकिन ए प्लस बी बराबर सी भी है। तो अगर मैं पहले को क्यूब करूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये जाएगा थर्ड रूट ऑफ सी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब मेरे पास, समझ रहे हो ना, अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है, अब मेरे पास ऑप्शन है ए प्लस बी और सी, ये भी गया, तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा थर्ड रूट ऑफ ए बी सी जो है जीरो होगा। तो ये तो ए को जीरो होना होगा और बी को जीरो होना होगा और सी को जीरो होना होगा, या कोई भी जो एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो होगा, तो बस कर दो भाई। तब तुम्हारे पास अगर ए जीरो करोगे, बी जीरो करोगे और सी जीरो करोगे, तो वहाँ से जो भी वैल्यू आया वहाँ से कर लो, मतलब या तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को जीरो होना होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स को जीरो होना होगा, और 2x² माइनस 3x माइनस 5। तो पहला से तो आ गया x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन, तो ये तो एक सॉल्यूशन होगा ही, ठीक है। फिर तुम्हारे पास अगर मान लो जैसे x इक्वल टू वन अगर डालो तो ये टर्म जीरो हो गया, अब वन डालोगे तो ये कितना जाएगा, वन माइनस वन थर्ड रूट ऑफ माइनस सिक्स,
1 डालोगे तो कितना जाएगा, थर्ड रूट ऑफ -6। तो देखो 1 वर्क्स, x इक्वल टू 1 वर्क्स। सिमिलरली अदर वैल्यू चेक कर लीजिए, एंड दैट आल्सो सम ऑफ ऑल वैल्यूज अगर आप देखोगे तो ये 7/2 आने वाला है, जस्ट सम ऑफ रूट्स निकालना है। ये भी एक बेसिक पे सही क्वेश्चन था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है एफ ऑफ एक्स दिया रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज आपसे पूछ रहा है। तो ये कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये पीस वाइज फंक्शन इसको डिफाइन कर सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 है ना, तो अगर मैं x पॉजिटिव लूँ तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर x में निगेटिव लूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। तो अगर मैं इसका इन्वर्स देखूं, राइट, तो अगर मैं एफ इन्वर्स एक्स का बात करूं, अब देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है, ये फंक्शन आर टू आर डिफाइन कर रहा है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लो ये वाले डिफरेंस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये वाला होगा, तो वो 1 1 1 2 होगा, आर आर टू आर, देन ओनली प्रॉब्लम इज करेक्ट। तो अगर मैं देखूं व्हेन एक्स इज निगेटिव, तो फिर इसका रेंज आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स पॉजिटिव पे है। तो अब तुम इसका अगर इन्वर्स लोगे तो फिर इन्वर्स क्या बोल सकते हो, तो मेरे पास दो इन्वर्स आएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को वाई माने तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 हो गया, यहाँ से एक्स आ गया प्लस माइनस रूट वाई माइनस 2। तो एक्स पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव एक्स के लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही लेना होगा, मतलब एक्स रूट ओवर वाई माइनस 2 मीन्स रूट ओवर एक्स माइनस 2 फॉर एक्स पॉजिटिव। एक्स अगर निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक। क्योंकि x निगेटिव में आप देखो यहाँ से यहाँ तक तो आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ से यहाँ आउटपुट निगेटिव, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक। कैसे, तो मान लो तुम y को फिर से अगर ले लोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया y माइनस 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 2 माइनस वाई, तो एक्स आ गया प्लस माइनस रूट ओवर 2 माइनस वाई। अब यहाँ पे दो ब्रांच आ जाएगा, एक तो रूट 2 माइनस एक्स देखने को मिलेगा, एक माइनस रूट 2 माइनस एक्स देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स कहाँ पे मर रहा है, ये रूट 2 पे, माइनस रूट 2 पे मर रहा है, तो एक यहाँ से यहाँ तक का रेंज आएगा और फिर एक यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ पे दो डेफिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वो यही बता रहा हूँ, व्हेन एक्स इज निगेटिव y is minus x square by 2, तो फिर इनवर्स इज टेकन एज y इक्वल टू माइनस रूट 2 माइनस एक्स, सिंस रेंज इज निगेटिव। दिस इनवर्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2। अब मैं ये भी देख सकता हूँ जो फंक्शन का f ऑफ k जो है प्लस f ऑफ माइनस के, ये तो ऑलवेज 4 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे f ऑफ k और f ऑफ माइनस के भी यहाँ पे वो देखने को मिल सकता है। और जब k माइनस 2 होगा, k माइनस 2 होगा तो f इनवर्स k माइनस 2 है, एंड f इनवर्स 4 माइनस 2, ये कितना जाएगा f इनवर्स 2, और f इनवर्स 2 कितना जाएगा, किस फंक्शन किस वैल्यू पे x आउटपुट 2 दे रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो आप फाइनली देखो जो भी टर्म यहाँ पे है, और अगर मैं f ऑफ k को ऐड करूँ और f ऑफ k को सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो ये टर्म तुम्हारा 4 आ गया, और ये जो भी इवन टर्म है ऑड टर्म है सब कैंसिल हो गया, और फाइनली जो आंसर है वो 0 देखने को मिला। तो इसको आप और अच्छे से डिकोड कर सकते हो, जैसे जो मैंने हिंट दिया, इस हिंट से आप इसको अलग अलग इंटरवल में भी डिफाइन करके प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। और तुम के बदले माइनस के दो, जैसे तुम एफ ऑफ अल्फा फाइंड कर लो और फिर एफ ऑफ माइनस अल्फा फाइंड कर लो, ठीक है ना। और आप देखो एफ इनवर्स एफ ऑफ के क्या होने वाला है, ये तो के होने वाला है, ये कब होगा, जब इस इंटर में जाएगा, ऑलरेडी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स जो है, ये डायरेक्टली मैं एक्स कब बोल सकता हूँ, जब एक्स उसके डोमेन में है, किस डोमेन में, जिसमें फंक्शन वन ना हो, ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने इसको बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
अब 8 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, क्योंकि देखने में यहाँ पे कोई होप दिख नहीं रहा है। आप या तो बाइनोमियल थ्योरम के कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में इसको सोचने का प्रयास करोगे, या फिर कुछ मल्टीनोमियल्स वाले आइडियाज भी लगाने का प्रयास करोगे। इन इधर केस इसको मैं कैसे सोचूं? अब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन को स्टार्ट ही कैसे करें इसमें, ठीक है ना? क्योंकि ये अगर कोई बच्चा बोलेगा दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 23 इन 1 प्लस x का पावर 54, यही थॉट प्रोसेस होता है। फिर लेकिन ये तो हो गया 6 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट x का पावर 24 इन 1 प्लस x का पावर 54। फिर ये भी है 15 टाइम्स ऑफ x का पावर इन 54, 15 टाइम्स ऑफ 54। ऊपर में तो दिया हुआ है 54, तो शायद इसको तुम डिकोड कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 23, 6x 24 प्लस 15x 25, लेकिन प्रॉब्लम में m प्लस ब्ला ब्ला एंड दिस कोएफिशिएंट इन 1 प्लस x का पावर 54। लेकिन ये भी बहुत ही आसानी से ऐड नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि दे आर नॉट नाइस टर्म, दे विल नॉट रिएक्ट प्रॉपर्ली, दैट थॉट प्रोसेस गोज अप। ठीक है, अब इसको देखो, इसको पीएनसी से ना मैं एक लाइन में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बेसिकली अगर हम देखोगे तो अगर मैं इसको सपोज कुछ एक्स मान लूँ जिसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड क्या करना है? दिस इंटू एक्स इक्वल टू ये। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर पूरे एक्सप्रेशन को मैंने एक्स माना तो ध्यान दो, तो एक्स के साथ वो रिएक्ट किया, तो दिस माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 54, 626, ये होना चाहिए 60, C29। अब आर एच एस मुझे पकड़ में आ रहा है। आर एच एस बता क्या आ रहा है? दिस जस्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ टू चूज 29 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 60। ये तो हुआ 29 चूज 60। तो इमेजिन करो मेरे पास 60 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सॉल्यूशंस ऐसे में थोड़ा इसको अलग वे में ट्राई करता हूँ ग्रुपिंग से। तो मेरे पास मानो ऑब्जेक्ट O1, O2, O3 ऐसे करके करके 60 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें से मान लो मैं 29 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो 60 चूज 29। अब वो 29 ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई बच्चा O1, O2 से O29 ही सेलेक्ट कर लिया, या फिर O1, O3 किया, O29 किया, अब O मान लो ये 59 कर दिया। अब ये भी तीसरी ऑब्जेक्ट है। ये तो एक तरीका हो गया आरएचएस को देखने का। अब दूसरे तरीका तुम देखो, दूसरे तरीका कैसे देखेंगे, वो हिंट यहाँ से आएगा कैसे आपको इसको ग्रुपिंग करना है, राइट? तो अब मान लो तुम ऐसे सोचो, इस 60 ऑब्जेक्ट को अगर मैं दो ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, ए और बी में, ठीक है? अब मैं ए और बी में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि मान लो, क्योंकि ये सब 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54 ऐसा दिख रहा है, तो हमको 54 में से कुछ सेलेक्ट करना है और रिमेनिंग जो 6 बचेगा उसमें से सेलेक्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस 60 बंच, अब मैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इमेजिन करो ग्रुप ए जो है वो बड़ा वाला बॉक्स है, इसको मैं विजुअलाइज भी, मान लो ये बड़ा बॉक्स है। ग्रुप में ए में कितना है? 60 ऑब्जेक्ट्स है। अब वो कोई भी हो सकता है, सॉरी 54 ऑब्जेक्ट्स। अब ये हिंट में 54 और 6 में ही क्यों डिवाइड किया हूँ? इसमें 6 ऑब्जेक्ट्स इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार 54 अपीयर हो रहा है एलएचएस में, ठीक है? अब तुम कैसे डिकोड करोगे 54 में से ऑब्जेक्ट को लेना? तो अब तुम देखो, वी कैन चूज आइदर 0 ऑब्जेक्ट और 1 ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट और 3, 4, 5, 6 ऑफ थिंग्स फ्रॉम बी। अब इस ग्रुप बी में से तुम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो? या तो इस ग्रुप में से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करे, 6C0 और 6C1 एक सेलेक्ट करे और 2 सेलेक्ट करे और 3 सेलेक्ट करे और 4 सेलेक्ट कर लिए। मान लो इस ग्रुप में बचा O1, O2, O3, O4, O5, O6। सपोज ये 6 ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में है, कोई भी 6 आ सकता है, तो 64 का मतलब होगा O1, O3, O4, O5 और इसका 1, 2, 3, 4। तो ये बहुत सारे तरीके में सेलेक्ट कर। सिमिलरली 62 का मतलब होगा, मान लो O1, O5 सेलेक्ट कर लिया, या फिर O1, O6 सेलेक्ट कर लिया, या फिर O2, O4 सेलेक्ट कर लिया। तो इस टाइप का ग्रुपिंग है। 60 मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी है। 61 में O1 है, O2 है, O3 है, O4 है, O5 है, O6 है। तो इसमें से कुछ भी आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है? तो उस तरीके से मैं भी इसको सोच सकता हूँ। तो अब तो मेरे पास है तो 64 होगा, नहीं तो 65, या फिर 6 में से 6
आपको, तो यही पॉसिबिलिटी है इस ग्रुप में से सेलेक्ट करने का फ्रॉम ग्रुप बी, ठीक है। और ग्रुप ए में से हम कितने सेलेक्ट किए, मान लो रिमेनिंग 29 माइनस आई, क्योंकि अब देखो, अब एक्चुअली फिर यहाँ से थॉट प्रोसेस क्यों मैंने 0 1 2 किया, क्योंकि 23 सेलेक्ट करना है और 24 और 25 27 और 28 29, तो देखो 26 भी यहाँ पे दिखा हुआ है, 26 भी दिख रहा है, 25 का तुम बोलोगे भाई 26 तो दिखा ही नहीं। इसका मतलब ओवरऑल तुमको कितना करना है, 54 में से कितना सेलेक्ट करना है, या तो 23 सेलेक्ट करना है, या फिर 4 या फिर 5 या फिर 7 8 9, और 26 को भी साइड रखो, और दूसरे ग्रुप में से 0 1 2 3 4 5। तो अब देखो 23 अगर तुम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो और मान लो 6 दूसरे ग्रुप से सेलेक्ट करो तो 29 बन गया। 24 अगर यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो और 5 वहाँ से कर रहे हो तो 29 बन गया। 25 यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो और मान लो 5 4 वहाँ से सेलेक्ट करो तो ये कितना बन गया, 25 बन गया। 27 यहाँ से करो, 2 वहाँ से करो तो बन गया। अब देखो, अब यहाँ पे रोल है ना ये कॉफिशिएंट का, जैसे 26 यहाँ से कर रहे हो और 6 का 6 यहाँ से करो तो 66 अगर दे देते, ये 1 है, ये क्या है, 24 यहाँ से कर रहे हो और 5 यहाँ से करो वहाँ से तो 65 है, 6 है, ये 64 हो गया, राइट, ये 62 हो गया, और 6 को फिर तुम लिख सकते हो 61, राइट, 29 हो गया 60। तो अब देखो ये कॉफिशिएंट्स भी काफ़ी स्पेशल था, 66 65 69, जिसको आप वेंडर मोंडे से भी शायद और कॉफिशिएंट वाले चक्कर से भी जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था उससे भी अब आप कर सकते हो, जैसे आपने डिकोड किया 66 65, तो प्योरली अलजेब्राइक तरीके से आप कर सकते हो। तो फाइनली मैंने क्या बोला, आई कैन चूज 0 1 2 3 4 और 4 5 6 फ्रॉम बॉक्स बी, और रिमेनिंग 29 माइनस, जो मान लो अगर मैं जे ऑब्जेक्ट है, अगर मैं जे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ बॉक्स बी से, तो 29 माइनस जे हमको बॉक्स ए से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कैन बी थॉट एज अ नंबर ऑफ ways to do this and each term corresponding to this the one possible value of j, so the coefficient जो लेफ्ट साइड का जो बच रहा है -63 बच रहा है, which gives -20। ये आप समझे ना, -63 कैसे बच रहा है, क्योंकि अब तो ये हर एक पॉसिबिलिटीज हो गया ना, अब यहाँ तो अपने पास हर एक पॉसिबिलिटीज हो गया, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आ जाएगा वो तुम्हारा 63 आ जाएगा। अगर जैसे ये 63 आया तो आप देखो ये ऑलरेडी लाइव सेट है, सम ऑफ ऊपर वाला और सम ऑफ नीचे वाला, वेंडर मोंडेज इनइक्वालिटी, तो यहाँ से सम ऑफ ऊपर वाला आ गया कितना 60, 6 + 54, यहाँ से देखो 6 + 54, सम ऑफ नीचे वाला आ गया 29। सो इट्स व्हाट जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ वेंडर मोंडे आइडेंटिटी, तो उससे आप अलजेब्राइकली कर सकते हो या फिर पीएनसी के फॉर्म में भी इसको किया जा सकता है। 9th क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ऑफ हेक्सागन। अब इसका मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप इसको खुद ट्राई करना। सबसे पहले हिंट तो है ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है जो दिस इज नथिंग बट ई का पावर आई 3π/4 विच सजेस्ट रोटेशन, क्योंकि ई का पावर आई थीटा क्या बता रहा है, इस वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ई का पावर आई थीटा से, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होकर यहाँ आ जाएगा, थीटा डायरेक्शन ये बेंड कर जाएगा। अब गिवन एक्सप्रेशन को तुम कैसे लिख सकते हो, देखो ये 6 और क्यूब है तो इसको फैक्टर भी कर सकते हो, ई का पावर आई π/4 एक्स होल क्यूब लिख दो -1, और फिर ई का पावर आई π/4 एक्स होल क्यूब प्लस 3/4 होल क्यूब, क्योंकि ये 3 क्यूब इज 27 एंड 4 क्यूब इज 64, दैट इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। अब रोटेशन बाय π/4 जो है दैट डज नॉट इम्पैक्ट द एरिया ऑफ हेक्सागन, क्योंकि आप हेक्सागन के हर एक वर्टिसेस को इमेजिन करो π/4 से रोटेट भी करो तो यह आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर भी नया हेक्सागन बनेगा, तो उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी कैन ड्रॉप, ठीक है ना, वी कैन इग्नोर ई का पावर आई π/4 को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका रोटेशन तो कोई फर्क देगा नहीं। तो फाइनली जो मेरे पास रूट्स आया, ई का पावर 0 आएगा, ई का पावर आई 2π/3 आएगा, ई का पावर आई 4π/3 आएगा, एंड दूसरी जगह से 3/4 ई का पावर आई π/3, 3/4 ई का पावर आई पाई, 3/4 ई का पावर आई 5π/3 आएगा, राइट। ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन अब ये क्या बता रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक का साइड लेंथ है
3 और दूसरे का साइड लेना है 2√3/4। अब ये तुम आराम से निकाल सकते हो। साइड लेन कैसे निकालोगे, वर्टिसेस है तो मॉड कर लो 1 माइनस e का पावर i 2π/3, ये जाएगा √3। यहाँ पे भी इस दोनों का मॉड का डिफरेंस निकालो, मॉड z1 माइनस z2, ये जाएगा d√2/4। तो तुम्हारे पास एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल तो d√3/4 आ जाएगा, हेक्सागन फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग इस साइड ऑफ ट्रायंगल अब बेस √3 हाइट। तो फाइनली अगर इस दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करोगे तो 9√3/8 आने वाला है, एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का ब्यूटी है, एक बार आपको रियलाइज करना है इसका फैक्टराइजेशन, ना दूसरा रियलाइज करना है, अगर मैं कोई भी सिस्टम को रोटेट कर भी दूँ, अगर मान लो वर्टिसेस को मैं इक्वली इसके बाद अगर रोटेट कर दूँ तो फिर नया ट्रायंगल का भी एरिया इनवायरेंट होगा, तो रोटेशनल से एरिया का डिफरेंस नहीं आने वाला है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और आपको काफ़ी कुछ इस प्रॉब्लम से इस सेशन से मिलने को मिला। अब एक पीएनसी वाले जो प्रॉब्लम था उसको वेंडरमोंट से भी डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। चलो अब जो बच्चे करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वेंडरमोंट से, क्योंकि तुम बोलोगे भाई ये तो आप पीएनसी से बहुत ही कॉस्मेटिक सॉल्यूशन इसका दे दिए, मैं इसलिए दिया ना क्योंकि आपको मैं थॉट प्रोसेस सिखा रहा था जो वैसे भी सोच सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा इट्स कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 29 इन, मतलब समझ रहे हो ना ये एक्सप्रेशन, कि ये तो है 1 + x का पावर 6 से जनरेट होगा ये वाला टर्म, 1 6 15 15 6 1, और वो जनरेट होगा 1 + x का पावर 54 से। तो इसको कन्वोल्यूशन करते हैं, अगर तुम दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे और वहाँ से तुम x का पावर 23 अगर बाहर ले लो 29, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 29 को दो अलग अलग तरीक़े से तुम इवैल्यूएट कर लो, वहाँ से भी आप बोल सकते हो आंसर आने वाला है वो -20 आने वाला है। तो अगर आपको इस टाइप का सेशन सॉल्व चाहिए, मोर पावरफुल प्रॉब्लम्स चाहिए, ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन से भी एक इन्वर्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और आइडिया इसमें बताया जो कैसे इन्फिनिटी जीरो पे नॉट डिफाइंड जो है ये एक्सप्रेशंस वो हिंट दे रहा है इस दोनों को क्लब करने के लिए, और कहीं ना कहीं इन्वर्स वाले फ्रैक्शंस आ रहे हैं। अगर आपको इस टाइप के और सेशंस चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके जे एडवांस तक और उसके बियॉन्ड भी आपके भाई बहन या जूनियर्स हैं उनके लिए मैं कंटिन्यूसली एक प्रॉपर सेशंस लाऊंगा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के और कुछ स्पेशल टॉपिक्स के भी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।